हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और रविवार 2 जुलाई अजीत पवार का ट्विटर हैंडल होता है चेंज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। क्यों हिला डाला ना? जिससे कई लोग खुश हैं तो कई नाराज। लेकिन एक ने तो नाराजगी में अपना वोटर आईडी ही जला डाला और ऐसे में संजय राउत का ये बयान कि उन्हें इसकी जानकारी थी और उन्होंने पहले ही ये होने की चेतावनी दे दी थी, आग में घी की तरह काम कर रहा है। ये एक प्रक्रिया चल रही थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। क्या इसका ये मतलब है कि ये सब सोची समझी चाल है? लेकिन अजीत पवार की इस बाजी के बाद अब शरद पवार ने भी कह दिया है कि उन्हें सत्ता पलट करने के लिए चाहिए सिर्फ 3 महीने। आखिर कौन सा ब्रह्मास्त्र निकालेंगे शरद पवार, आइए देखते हैं। कई बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की चाह रखने वाले अजीत जी ने अब फाइनली बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर डिप्टी सीएम बनने की शपथ ले ली है, जहां वो महाराष्ट्र के लिए अब 5वीं बार डिप्टी सीएम की पदवी संभालने वाले हैं। और खबरों के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों इस पदवी की जिम्मेदारियां बांट के लेंगे। यानी महाराष्ट्र के राजकारण इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि एक ही साथ दो डिप्टी सीएम। इसी के साथ एनसीपी छोड़ने वाले अजीत पवार अकेले नहीं है, 8 और सीनियर एमएलए ने उनके साथ एनसीपी को टाटा अलविदा कह दिया है। इतना ही नहीं, आज एनसीपी के 40 एमएलए भी अजीत जी के इस फैसले को समर्थन दे रहे हैं और बाहर जाने वाली लिस्ट में एनसीपी के अजीज मेंबर्स भी शामिल हैं, जैसे छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल और हसन मुशर्रफ, जिनके अलावा कई और नाम भी सामने आए हैं। अगर शुरुआत से शुरू करें तो इस हिला देने वाली न्यूज ने 2 जुलाई दोपहर को जन्म लिया। उसी दिन अजीत पवार ने अपने घर सारे एमएलए को बुलाया, जिसमें शरद पवार की बेटी और अजीत जी की बहन सुप्रिया सुले भी मौजूद थीं। इसमें हुए फैसले को लेकर सुप्रिया मीटिंग को आधा ही छोड़कर चली गईं। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते शरद पवार ने भी कहा कि यही मीटिंग उनके घर 6 जुलाई को होने वाली थी, जहां अजीत पवार के लीडर ऑफ ऑपोजिशन रेजिग्नेशन पर भी चर्चा होने वाली थी। बट वेट, बीजेपी से हाथ मिलाने वाले अजीत पवार पहले नहीं है। 2019 में एनसीपी के लीडर धनंजय महादिक और चित्रा वाघ को बीजेपी ने महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट की पदवी सौंपी थी, मगर जब घर के ही सदस्य पार्टी छोड़ के गए तब शरद पवार को ज्यादा दुख हुआ। लेकिन इससे भी चौंका देने वाला तो छगन भुजबल का फोन कॉल था, जिसमें छगन जी ने बताया कि सारे लोग लोनावला में हैं, शपथ विधि की तैयारियां हो चुकी हैं, मैं जाके देखता हूं कि मामला क्या है। पर भाई लोग, छगन जी सिर्फ वहाँ देखने ही नहीं गए बल्कि अजीत जी के साथ जुड़ भी गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि वक्त और जज्बात रातों रात बदल गए? क्या इसकी वजह सुप्रिया सुले का वर्किंग प्रेसिडेंट होना तो नहीं? वेल, वो तो जानेंगे ही, लेकिन इस बारे में आज राजकारण की दुनिया की क्या राय है? अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार ने अजीत पवार और दूसरे 8 एनसीपी एमएलए को लेकर कहा कि उनका इनडायरेक्टली बीजेपी से हाथ मिलाना बीजेपी की डकैती है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी एनसीपी विधायकों के स्कैम्स का सच सबके सामने लाने का वादा कर रहे थे। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है और अब उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया। शरद पवार का ये भी कहना था कि वो अपने पुराने साथी उद्धव ठाकरे के साथ आगे क्या करना है उसका रास्ता निकालेंगे। पर इस पर उद्धव ठाकरे की राय बस इतनी है, नादा सौख्या भरे, यानी मैं आपकी भलाई चाहता हूँ। वहीं राज ठाकरे ने भी इस पर ट्वीट करके ये कह दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति बहुत मैली हो गई है और उनका ये कहना किस हद तक जायज है आप जानते हैं। पिछले साल शिवसेना के साथ भी बिल्कुल यही कहानी घटी थी, जहां शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने पार्टी से अलग होकर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था और वो अपने साथ पार्टी के 40 मेंबर्स को भी ले गए थे और अब यही इतिहास दोहराया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि अब एकनाथ शिंदे की जगह है अजीत पवार और उद्धव ठाकरे की जगह शरद पवार। खैर, ठाकरे पार्टी के मेंबर संजय राउत भी इस घटना पर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाए। सिर्फ इनका ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का भी इस पे बयान आ चुका है, जहां कांग्रेस ने शरद पवार को सपोर्ट करने के साथ बीजेपी को करप्शन धोने वाला वॉशिंग मशीन बोल दिया। और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादे मुस्लिमीन का भी यही कहना है, जो अब इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि 70,000 करोड़ के स्कैम का अब क्या होगा। हालांकि बीजेपी पार्टी पे काले करप्शन को वॉशिंग मशीन की तरह साफ करने का इल्जाम पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले ममता दीदी ने भी ये इल्जाम लगाया ही था। लेकिन जहां कई पॉलिटिशियंस ने अपनी राय
राय रखी, वहीं आम आदमियों का भी कुछ कहना है। जैसे जब लोगों के सामने एक ही सवाल रखा गया, दादा की साहेब, और तो और लोग अजीत जी के छोड़ने के फैसले से इतने उत्तेजित हो गए कि एक ने तो अपना वोटर आईडी तक जला डाला। लोगों का मानना है कि फैसले अगर सरकार को ही लेने हैं तो लोगों के वोट देने का क्या फायदा। इतना ही नहीं, लोगों का तो ये भी कहना है कि जो भी चल रहा है वो सबकी मिली भगत है। और दूसरे आदमी ने तो ये भी कह दिया कि आगे तो और भी बुरे हाल होंगे। और तो और इस मसले को कईयों ने धोखेबाजी का भी नाम दे दिया। अब इन सब का बयान सच भी हो सकता है, पर सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। उद्धव ठाकरे की छत्र छाया में पलने वाले न्यूज़पेपर सामना ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पे निशाना साधते हुए कहा कि एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी ने अपना असली चेहरा एक्सपोज कर दिया है। यही नहीं, सामना के मुताबिक पिछले साल जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को 2 टुकड़ों में बांटा था, उसकी सबसे बड़ी वजह थे अजीत पवार। जी हाँ, तब कहा जा रहा था कि ज्यादा पावर उनके हाथ में चले जाने से पार्टी के विधायक खुश नहीं थे और उन्होंने शिवसेना को छोड़कर दूसरी पार्टी बना ली। लेकिन आज ठीक 1 साल बाद एकनाथ शिंदे और उनके सभी विधायकों का ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया है कि वो राजभवन में बैठकर अजीत पवार और उनके साथ आए 8 विधायकों के शपथ समारोह में तालियां बजा रहे थे। हालांकि इनका ये हम साथ साथ हैं वाला फेज कब तक चलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ खड़े लोग पिछले 1 साल से 2024 के इलेक्शंस में सीटें मिलने का इंतजार कर रहे थे। पर अजीत पवार और उनके विधायकों के पिक्चर में आने के बाद अब न सिर्फ उन्हें ये सीटें बांटनी होगी, पर हो सकता है उनसे ये सीटें छिन जाएं। सामना की माने तो खुद एकनाथ शिंदे की सीएम की कुर्सी अजीत पवार के आने से खतरे में है। लेकिन जब इस बात पे उनसे सवाल किया गया कि क्या आने वाले चुनाव उनके साथ लड़ेंगे, तो एकनाथ शिंदे का जवाब यही था, हाँ, वो उनके साथ सारे चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे और जोर से ताकत से मेजोरिटी से जीतेंगे। पर वैसे अजीत जी के फैसले की ओर देखें तो इसके पीछे कुछ खास वजह नजर आ रही है। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। अजीत पवार का मानना है कि हर कोई सिर्फ अपने स्टेट का सोचता है और देश के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। इस वजह से उन्हें ये भी लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के समय जैसे सबने साथ मिलकर देश को आजाद किया था, वैसे ही सबको फिर जुड़ना चाहिए। वो बस अपोजिशन के लीडर के तौर पर बैठना नहीं चाहते थे, बल्कि काम करना चाहते हैं। लेकिन भाई लोग, पार्टी छोड़ने के पीछे और एक पहलू हो सकता है, सुप्रिया सुले। कुछ दिनों पहले शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया को वर्किंग प्रेसिडेंट घोषित किया और उसके कुछ दिनों बाद अजीत जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लोगों के हिसाब से शरद पवार के इस फैसले के पीछे मावल की हार भी हो सकती है। हुआ यूं कि जब अजीत पवार के बेटे पार्थ ने मावल से चुनाव लड़ा, तब कभी न हारने वाले शरद पवार को पहली बार हार का सामना करना पड़ा था और उसी साल अजीत पवार ने 80 घंटों तक बीजेपी से हाथ मिलाया और डिप्टी सीएम बने थे। हालांकि गठबंधन टूटने की वजह से उन्हें एनसीपी में फिर शामिल होना पड़ा था। वैसे ही अब 4 साल बाद अजीत जी फिर डिप्टी सीएम के पद पर चल रहे हैं, मगर कईयों का ये मानना है कि जब अजीत जी ने 2019 में बीजेपी से हाथ मिलाया था, तब उन पर लगे इरिगेशन स्कैम के 9 केसेस में से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है कि उन्हें सिर्फ 9 केस में ही कोई सबूत नहीं मिले हैं और कार्रवाई अभी भी जारी है। तो क्या अजीत जी का इस बार भी ऐसा ही कुछ करने का इरादा है? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि भले ही अजीत पवार अपने 8 एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शपथ ले चुके हों, पर इनकी पार्टी बनेगी या नहीं, इसका फैसला अभी बाकी है। आसान भाषा में बोले तो अजीत पवार ये कह तो रहे हैं कि एनसीपी के 53 में से 40 मेंबर्स उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर ये बात सच नहीं हुई तो इलेक्शन कमीशन अजीत पवार को एनसीपी पार्टी नहीं देगी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। बोले तो ये देखना मजेदार हो सकता है कि इतनी बड़ी बाजी के बाद एनसीपी अजीत पवार के हाथों में जाती है या नहीं, क्योंकि अभी तो एनसीपी से निकले एमएलए जैसे छगन भुजबल का खुद ये कहना है कि उन्होंने पार्टी के टुकड़े नहीं किए, बल्कि वो एक पार्टी के तौर पे खड़े हैं। वहीं शरद पवार, जिन्होंने 25 साल पहले एनसीपी की नींव रखी थी, उनका अब भी यही कहना है कि बस 3 महीने, पूरी सियासत का खेल बदलने में उन्हें सिर्फ 3 महीने का वक्त चाहिए। अब वो क्या करने वाले हैं वो तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है 2024 के इलेक्शन में अब बस कुछ ही महीने बाकी है, क्या होगा इन पार्टियों का? आपकी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। अगर आपको बिग बॉस से लेकर बॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो अभी आई बटन पर क्लिक करके देखिए हमारा लास्ट वीडियो। ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।